भारत में राज्यों की राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियों पर हमारी चर्चा चल रही थी। तो जब हम इसकी प्रवृत्तियों को देखते हैं कि राज्यों की राजनीति का प्रमुख ट्रेंड क्या रहा है, तो हमें एक प्रवृत्ति ये दिखाई देती है कि जिन क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ 1967 के बाद विभिन्न राज्यों में, वो क्षेत्रीय दल राज्यों की राजनीति में अपनी भूमिका को निभाने से आगे निकलकर राष्ट्रीय राजनीति की तरफ जाते दिखाई देते हैं। यानी क्षेत्रीय दल सिर्फ राज्यों में अपनी भूमिका के निर्वाह से संतुष्ट नहीं है, बल्कि वो अपनी पकड़, अपनी घुसपैठ राष्ट्रीय राजनीति में भी दर्ज कराना चाहते हैं। इस प्रवृत्ति से राज्य राजनीति बहुत ज्यादा जटिल हो गई है। इन क्षेत्रीय दलों ने अपने आप को राज्य राजनीति में तो स्थापित किया ही है। बहुत सारे ऐसे नेता हुए जिन्होंने राज्य विशेष में अपने आप को वर्ग विशेष के नेता के रूप में स्थापित किया। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखें तो चौधरी चरण सिंह किसानों के एक बहुत मान्य नेता के रूप में उभर कर सामने आते हैं, और उत्तर प्रदेश की राजनीति लंबे समय तक उनके इर्द गिर्द घूमती रहती है। धीरे धीरे इन नेताओं के द्वारा राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की योग्यता प्राप्त की जाने लगी। खासतौर से 75 में जो आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया, और उस आपातकाल के दौरान जिस तरह से सत्ताधारी दल के द्वारा विरोधी दलों के प्रति, विरोधी दल के नेताओं के प्रति राजनीतिक कार्यवाहियां की गईं, उनको जेलों में बंद किया गया, उन पर आरोप लगाकर, अशांति फैलाने का आरोप लगाकर, इन परिस्थितियों ने क्षेत्रीय दलों के नेताओं को एक अवसर प्रदान किया। किस बात का अवसर? कि वो कांग्रेस के विरुद्ध एक साथ मिलकर खड़े। और पहली बार ये विरोधी दल खड़े हुए कांग्रेस के विरोध में 1977 के इलेक्शन में। राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी नेता ने इस गठबंधन को, जो विरोधी दलों के द्वारा निर्मित किया गया जनता पार्टी के नेतृत्व में, इसको गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। और पहली बार जनता पार्टी के नेतृत्व में 77 के इलेक्शन के बाद गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकार का निर्माण हुआ, राष्ट्रीय सरकार का निर्माण हुआ। भारतीय राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में ये परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब तक भले ही राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व टूट गया हो 67 के बाद, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उसकी सरकार बनी चली आ रही थी, यानी उसका वर्चस्व कायम था। इस वर्चस्व को पहली बार तोड़ा गया गैर कांग्रेसी गठबंधन के द्वारा जनता पार्टी के नेतृत्व में। तो ये परिवर्तन इतना जबरदस्त था, इतना महत्वपूर्ण था कि कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इसको राजनीतिक भूचाल की संज्ञा दे डाली कि इस घटना से भारत के राष्ट्रीय राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है। कांग्रेस को उखाड़ फेंका गया है जनता पार्टी के द्वारा। तो गठबंधन सरकारों के निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू हुई, ये प्रक्रिया क्षेत्रीय दलों के गठबंधन में शामिल होने के साथ शुरू हुई, और ये गठबंधन का जो स्वरूप सामने आया वो धीरे धीरे कर प्रगतिशील हुआ। और 87 के बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारे गठबंधन सरकारों का निर्माण हुआ, जिन सरकारों में क्षेत्रीय दलों ने सरकार के घटक की भूमिका का निर्वाह किया। जैसे 1989 में
आप देखते हैं कि वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी, जो केवल 1990 तक ही चल सकी, क्योंकि गठबंधन सरकारों का एक बड़ा खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि इनमें राजनीतिक स्थायित्व देखने को नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे दल होते हैं, हर दल की अपनी विचारधारा होती है, हर दल का अपना स्वार्थ होता है। ऐसी स्थिति में स्वार्थों को लेकर टकराव बना रहता है और कई बार कई दल जब ये देखते हैं कि सरकार उनके हितों को ध्यान में नहीं रख रही है, या कई बार वोट की राजनीति के चलते वो सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, सरकार से हट जाते हैं, सरकार अल्पमत में आ जाती है और गिर जाती है। ऐसा ही हुआ राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के साथ, जब बीजेपी जो उस समय गठबंधन में शामिल थी, उसने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। कहते हैं मंडल और कमंडल के मुद्दे पर, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लेकर और राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। दूसरी बार अवसर उपस्थित हुआ जब संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी 1996 में एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी, हालांकि वो बहुत दीर्घजीवी नहीं हो सकी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी थी ये सरकार। कांग्रेस ने भी संयुक्त प्रजातांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व करके सरकार बनाया केंद्र में। हम देखते हैं कि एक दौर आया था जब किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हो पा रहा था और गठबंधन सरकारें ही बन रही थी। इन्हीं गठबंधन सरकारों में कांग्रेस ने 2004 से लेकर 2009 तक और फिर 9 से लेकर 14 तक संयुक्त प्रजातांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व किया। गठबंधन सरकार का गठन किया गया। इस गठबंधन को तोड़ा गया बीजेपी नीत गठबंधन के द्वारा, जिसको हम एनडीए के नाम से जानते हैं। एनडीए के घटक दलों में आपको मालूम होगा कि 31 क्षेत्रीय राजनीतिक दल शामिल है। हालांकि ये बात और है कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल है, लेकिन अब भी ये सरकार एनडीए नीति सरकार ही कही जाती है। ये एनडीए की सरकार है जिसमें बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं, जिनमें असम गण परिषद, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, शिरोमणि अकाली दल, समता पार्टी, बीजू जनता दल यूनाइटेड, ये प्रमुख है। अभी संसद में किसानों के बिल को लेकर अकाली दल की नेता ने विरोध किया है, वो सरकार से हट गई हैं। तो गठबंधन सरकारों में ये चलता रहता है। कहने का मतलब ये है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, जिनकी भूमिका पहले राज्यों में हुआ करती थी, अब ये क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय राजनीति में भी गठबंधन सरकारों के घटक के रूप में अपनी निर्णायक भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भी बात का महत्व दिया जाने लगा है, उनकी उपस्थिति को महसूस किया जाने लगा है। यानी अब वो अपनी क्षेत्रीय भूमिका तक ही संतुष्ट नहीं है, वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सरकार के गठन की ओर भी अभिमुख हुए हैं। ये भारत में राज्यों की राजनीति का एक ट्रेंड है, एक प्रवृत्ति है जो हमें देखने को मिलती है। आपातकाल के बाद हम देखते हैं कि चौधरी चरण सिंह यूपी में, बिहार में कर्पूरी ठाकुर, हरियाणा में देवीलाल,
उत्तर प्रदेश और अनेक दक्षिण भारतीय राज्यों में राम नरेश यादव, फिर मुलायम सिंह यादव जैसे राज्य स्तर के नेता केंद्र की राजनीति में हस्तक्षेप करते दिखाई देते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा तथ्य है, समसामयिक प्रवृत्ति है राज्यों की राजनीति से जुड़ी हुई, और इस प्रवृत्ति ने भारत की राजनीतिक व्यवस्था को बहुत प्रभावी ढंग से परिवर्तित किया है। पहले जिस एक दल का वर्चस्व हुआ करता था राष्ट्रीय राजनीति में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अब उसका वर्चस्व पूरी तरह टूट गया है। और विगत कुछ चुनावों में, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या राज्य विधानसभाओं के चुनाव हो, आप देखते हैं कि कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है, जो निर्वाचन परिणाम है, वो निरंतर उसको अपना पुनरीक्षण करने के लिए, दलीय पुनरीक्षण करने के लिए, संगठनात्मक पुनरीक्षण करने के लिए बाध्य करते हैं। यानी उसका प्रभाव अब बहुत कम हो गया है। मतदाताओं को आकर्षित करने में अब उसका जो आकर्षण था, उसका जो तिलिस्म था, उसका जो करिश्मा था, वो समाप्त होता दिखाई दे रहा है। राज्य राजनीति की एक और प्रवृत्ति हम देखते हैं कि वो राज्य स्वायत्तता की मांग के रूप में हमें दिखाई देती है। खासतौर से 1970 और 80 के दशक में बहुत सारे भारतीय राज्यों में, विशेष रूप से उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकारें नहीं थी, गैर कांग्रेसी सरकारों का निर्माण हुआ, जैसे पश्चिम बंगाल, केरल, यहाँ पर वामपंथी सरकारें बनी, उनके द्वारा स्वायत्तता की मांग की गई। स्वायत्तता का मतलब है कि राज्यों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, स्वतंत्रता दी जाए, उन्हें राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता, केंद्र सरकार पर उनकी निर्भरता कम की जाए। और राज्यों के द्वारा जब इस तरह की मांगे उठने लगी, वेस्ट बंगाल से, केरला से, त्रिपुरा से, तो ऐसी स्थिति में केंद्र राज्य संबंधों पर फिर से समीक्षा करने का प्रश्न उपस्थित हुआ कि भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों का ये जो डिसेंट है, जो असहमति है, जो उनकी स्वायत्तता की बढ़ती हुई मांग है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ऐसा समझा गया। और इस समझ के तहत ही विपक्षी नेताओं की कई बैठकें आयोजित की गईं और संबंधों की समीक्षा के लिए कई सारे कमीशन नियुक्त किए गए, जिन कमीशन में राजमन्नार कमीशन जो 1969 में स्थापित किया गया, तरकारिया कमीशन जो 1983 में स्थापित किया गया, जस्टिस सरकारिया के नेतृत्व में स्थापित किया गया, ये महत्वपूर्ण आयोग नियुक्त किए गए। इन आयोगों ने राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करके अपनी सिफारिशें दी, जिन सिफारिशों में राज्यों द्वारा जो डिमांड की जा रही थी, जो शिकायतें की जा रही थी, उन शिकायतों का समाधान पेश करने की कोशिश की गई। समाधान क्या किया गया? इस रूप में किया गया, जैसे सरकारिया कमीशन ने कहा कि ज्यादातर राज्यों को आपत्ति होती है आर्टिकल 356 को लेकर, संविधान का जो अनुच्छेद 356 है, जिसके द्वारा केंद्र सरकार को यानी राष्ट्रपति को राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के नाम पर आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। राज्यों की ये शिकायत रही है कि केंद्र सरकार के द्वारा इस धारा का दुरुपयोग किया गया है, यानी मनमाने ढंग से इसका प्रयोग किया गया है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें नहीं थी, केंद्र स्थित कांग्रेसी सरकार ने उन सरकारों को हटाने के लिए इस धारा का जबरदस्ती प्रयोग किया।
तो ये स्थिति ना बनने पाए। ये देखा गया कि केंद्र सरकार जो राज्यपाल नियुक्त करती है राज्यों में, वो राज्यपाल केंद्र के निर्देशों पर कार्य करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि कैसे मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए, यानी वहां पर संवैधानिक तंत्र की विफलता के नाम पर आपातकाल उद्घोषित किया जाए। तो सरकारिया कमीशन ने ये कहा कि राज्यों की संतुष्टि के लिए ये जरूरी है कि जब किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाए, राष्ट्रपति के द्वारा की जाए, तो राष्ट्रपति या केंद्र सरकार उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह मशविरा जरूर कर ले। तो इस तरह के बहुत सारे सजेशंस दिए गए इन आयोगों के द्वारा, जो केंद्र और राज्यों के संबंधों में जो तीखापन आ रहा था, जो शिकायतें राज्यों के द्वारा की जा रही थी, उन शिकायतों को कम करने का प्रयास किया गया, उनको संबोधित करने का प्रयास किया गया इन कमीशंस के द्वारा अपनी रिपोर्ट्स में। त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल की सरकारें सबसे ज्यादा स्वायत्तता की मांग करती रही हैं और केंद्र पर यह आरोप लगाती रहती हैं कि केंद्र सरकार राज्यों को जो वित्तीय सहायता देती है वो सहायता निष्पक्ष नहीं होती। वो राज्य सरकारों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। कैसे? जिन राज्यों में उसी पार्टी की सरकार है जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है, केंद्र सरकार उन राज्यों को तो अनुदान ज्यादा देती है, और जिन राज्यों में उन राजनीतिक दलों की सरकार है जिस राजनीतिक दल की केंद्र में सरकार नहीं है, जैसे त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में ज्यादातर कम्युनिस्ट पार्टीज का शासन रहा है, तो वहां पर केंद्र सरकार अनुदान देने में कोताही बरतती रही। तो इससे असंतुष्ट होकर राज्य सरकारों के द्वारा स्वायत्तता की मांग की जाती रही। आप जानते हैं कि संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है 3 सूचियों के माध्यम से। लेकिन इन सूचियों के विषय में भी राज्य सरकारें संतुष्ट नहीं है और इनसे परे जाकर वो अपनी अधिक स्वायत्तता की मांग रखती हैं राष्ट्रीय सरकार के समक्ष, जिसके कारण कई बार हमें भारत की संघीय व्यवस्था में, भारत की राष्ट्रीय और राज्य राजनीति में केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष की स्थिति दिखाई देती। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति राज्य राजनीति का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं। इसके साथ साथ राज्यों की राजनीति की एक प्रवृत्ति ये भी रही है कि वहां पर हम जो राजनीति देखते हैं, राज्यों में जो राजनीति देखते हैं, वो ज्यादातर अपनी पृथक नृजातीय और सांस्कृतिक पहचान संबंधी मांगों से जुड़ी हुई हैं। इनके आधार पर राजनीति की जाती है। नृजातीय यानी एथनिक, नृजातीय उसको कहते हैं जो रक्त संबंधों से संबंधित होता है। तो जो रक्त संबंधी ग्रुप हैं, समूह हैं राज्यों में, उनके द्वारा अपने समूह के अधिकारों की मांग, अपनी अलग पहचान की मांग की जाती रही है और इन मांगों को संबोधित करते हुए बहुत सारे क्षेत्रीय दलों का राज्यों में विकास हुआ। हालांकि भारत में जब संघीय व्यवस्था अपनाई गई तो उसके पीछे एक बड़ा कारण यही था कि क्षेत्रीय सांस्कृतिक विविधताओं को राज्यों की सरकारों में प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। ये विविधताएं, ये सांस्कृतिक समूह संतुष्ट हो जाएंगे शासन सत्ता में अपना प्रतिनिधित्व प्राप्त कर। लेकिन व्यवहार में हम क्या देखते हैं कि राज्यों की राजनीति में जातिगत, भाषागत और जातीय समूह जो उदित हुए, उन्होंने अपनी अलग पहचान की मांग करनी शुरू की
और उनकी इस मांग ने राज्य राजनीति को एक नया स्वरूप प्रदान किया, क्योंकि उनकी ये मांग सिर्फ मांग नहीं रह गई, वो एक सामाजिक आंदोलन के रूप में हमारे सामने आती है। विभिन्न राज्यों में भूमि पुत्र की अवधारणा स्थापित की गई कि यानी जिस राज्य में जो व्यक्ति जन्म लेता है वो उस भूमि का पुत्र है, इसलिए उस भूमि के संसाधनों के उपभोग का अधिकार उसका ही। और इसी आधार पर डिमांड की गई कि असम सिर्फ असमियों के लिए है, यानी असम में जन्म लेने वाले लोगों के लिए है। बाहरी प्रदेशों के लोगों को आकर असम के संसाधनों पर अधिकार करने का कोई अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र मराठियों के लिए है, ऐसी भी मांगे देखने को मिली। आप आज भी सुनते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश के लोगों को महाराष्ट्र से भगाया जा रहा है या उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा है। ये क्षेत्रीयता की भावना थी जो कहीं ना कहीं निर्जातीयता से जुड़ी हुई है, जन्मगत आधारों से, पहचान से जुड़ी हुई है। ऐसे ही हम उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में देखते हैं कि दलित वर्ग के द्वारा जो एक निर्जातीय ग्रुप है, जाति का संबंध रक्त संबंध से है, ऐसे में खास जाति के लोग, दलित जातियां जिन्हें हम कहते हैं या जिन्हें पिछड़ी जातियां कहते हैं, उनके द्वारा भी अपनी पृथक पहचान के लिए आंदोलन किए गए। और ये आंदोलन नाना रूपों में हमें देखने को मिलते हैं। इन आंदोलनों को आवाज दी गई बहुत से क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के द्वारा, जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी दलितों के मसीहा के रूप में अपने आप को पेश करती है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो मराठियों के लिए, मराठी पहचान के लिए लड़ती है, मिजो नेशनल फ्रंट जो मिजोरम की स्वायत्तता के लिए लड़ाई करती है। ऐसे उत्तर प्रदेश और पंजाब में हम देखते हैं कि किसानों का यूनियन है, महाराष्ट्र में शेतकारी संगठन है, गुजरात में खेतयुत समाज है और कर्नाटक में राज्य रैयत संघ है। ये जो संगठन है जो पृथक पहचान को दिलाने के लिए डेवलप हुए हैं, इनकी अपनी अलग मांगे हैं और अब ये एक व्यापक आंदोलन के रूप में हमारे सामने आने लगे हैं। और इन आंदोलनों के द्वारा नाना तरह की डिमांड्स की जाती हैं। कभी आरक्षण की डिमांड कि सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में उनको आरक्षण मिले, दलितों और पिछड़े वर्गों के द्वारा ऐसी डिमांड्स की जाती रही हैं। कभी नए राज्यों के गठन से संबंधित होती हैं कि एक बड़े राज्य में उनकी पृथक पहचान कायम नहीं रह पा रही है, इसलिए उन्हें अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। आपने देखा कि इन आंदोलनों के प्रभाव स्वरूप ही नाना नए राज्यों का गठन हुआ, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। तो इस तरह की मांगे इनके द्वारा की जाती रही हैं। ये वित्तीय आत्मनिर्भरता की मांग भी करते हैं और ये कहते हैं कि जो राष्ट्रीय संसाधन है, आर्थिक संसाधन है, उनका समुचित बंटवारा विभिन्न राज्यों में नहीं होता है, जिसका परिणाम ये होता है कि कुछ राज्यों का तो बहुत ज्यादा विकास हो जाता है और जबकि कुछ राज्य पीछे ही रह जाते हैं। तो इन मुद्दों का राजनीतिकरण भी हुआ है, इन्होंने नए आंदोलनों को भी जन्म दिया है और सब मिलाकर ये जो क्षेत्रीय संगठन है जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए ज्यादा काम करते हैं, उन्होंने राज्यों की राजनीति को ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को भी झकझोर कर रख दिया है, उसके सामने एक चुनौती पेश की है। इसके साथ साथ राज्य राजनीति का एक प्रमुख ट्रेंड हमें विद्रोह की राजनीति में देखने को मिलता है, पॉलिटिक्स ऑफ डिसेंट, असहमति। यानी राज्यों की राजनीति में
बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स, ऐसे तत्व, ऐसे संगठन सामने आए हैं जो राष्ट्रीय सरकार से संतुष्ट नहीं है, जो विद्रोह और बगावत पर उतारू है, जिनको या तो अलग राज्य चाहिए, या अलग पहचान चाहिए, या अलग आर्थिक विकास चाहिए, आर्थिक स्वायत्तता चाहिए। हालांकि संविधान निर्माताओं ने जब देश का विभाजन हुआ था तो उस विभाजन के दृश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने की पूरी व्यवस्था संविधान के तहत की थी। इसलिए संघ सरकार को, राष्ट्रीय सरकार को ज्यादा शक्तियां प्रदान की गईं, लेकिन उसके बाद भी, इन सारी व्यवस्थाओं के बाद भी हम क्या देखते हैं कि राज्यों की राजनीति में विद्रोह की आवाज विभिन्न संगठनों के द्वारा, विभिन्न गुटों के द्वारा उठाई जाती है। खास तौर से जो सीमावर्ती राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य, असम, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, इन राज्यों में हम देखते हैं कि नाना संगठन आते हैं जो अलग राज्य की डिमांड पेश करते हैं या किसी न किसी मुद्दे पर विरोध दर्ज करते हैं। आप देखते और सुनते होंगे कि आज भी इन राज्यों की शिकायत ये रहती है कि उन्हें भारत का अंग नहीं समझा जाता सामान्य भारतवासियों के द्वारा। आप अक्सर सुनते होंगे कि दिल्ली में कैसे मिजोरम के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, उनके साथ टीका टिप्पणी की जाती है, उन्हें चाइनीज कहकर संबोधित किया जाता है क्योंकि चाइना के बॉर्डर से लगे हुए हैं वो प्रांत, लिहाजा उनकी जो बॉडी बिल्डअप है वो चाइनीज जैसा है। तो इसको लेकर उन पर कमेंट किया जाता है, उन पर टिप्पणी की जाती है, जिससे वो आहत होते हैं और खुद को भारतीय राष्ट्र के साथ आत्मसात करने में, जोड़ने में असहज महसूस करते हैं। जम्मू कश्मीर, आप जानते हैं कि बड़ा विरोधी स्वर यहां भी सुनाई दिया स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक, और इस विरोधी स्वर को संबोधित करने के लिए ही संविधान में अनुच्छेद 370 रखा गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अब ये विशेष दर्जा इसका समाप्त कर दिया गया है। धारा 370 समाप्त कर दी गई। क्यों समाप्त की गई? क्योंकि ये देखा गया कि पृथक पहचान के नाम पर वहां आतंकवाद को प्रोत्साहन मिल रहा है, अलगाववाद को प्रोत्साहन मिल रहा है। ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर को भारतीय राष्ट्र के साथ जोड़ने के लिए, वहां के नागरिकों में भी राष्ट्रीयता की भावना के संचार के लिए और अन्य राष्ट्रवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए भी जम्मू कश्मीर के इस दर्जे को समाप्त किया गया। इसके पीछे बहुत सारे निहितार्थ हैं, बहुत सारे फायदे हैं इस धारा को समाप्त करने के। हालांकि जो जम्मू कश्मीर के अलगाववादी तत्व हैं, वो अब भी इस धारा की समाप्ति को अपने विरुद्ध बताते हैं और इस पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करते हैं। पंजाब जैसा राज्य भी बड़ा जलता रहा है अतीत में खालिस्तान की डिमांड को लेकर। आपने देखा कि कैसे पंजाब में एक लंबे समय तक 80s के दशक में आतंकवाद हावी रहा है, पंजाब जैसे राज्य। तो इन राज्यों में हम क्या देखते हैं कि इनकी मांगे क्या रही हैं कि उन्हें संघ सरकार से पृथक कर दिया जाए, एक अलग राज्य के रूप में उनका गठन किया जाए, वहां के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाए, पंजाबियों को, पंजाब में रहने वाले लोगों को इस बात का अधिकार दिया जाए कि वो अपने लिए सरकार का गठन कर सकें, तय कर सकें कि उनकी व्यवस्था कैसी होगी। जम्मू कश्मीर में भी ऐसी ही डिमांड रही,
उत्तर पूर्वी राज्यों में आप मिजोरम में देखते हैं, नागालैंड में देखते हैं कि ऐसी ही डिमांड पेश की गई। अलगाव की मांग के साथ साथ यहाँ पर जो विरोध आंदोलन हुए हैं वो असमानता को लेकर भी हुए हैं, भाषागत पहचान से भी जुड़े रहे हैं। खासतौर से दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी भाषा के विरोध में बहुत ज्यादा आंदोलन हुए शुरुआती दौर में। यही वजह है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सर्वव्यापी मान्यता विभिन्न राज्यों के द्वारा नहीं मिल सकी। हाल में ये विरोध आंदोलन हम किस रूप में देखते हैं? नागरिकता कानून के विरोध के रूप में देखते हैं। आपने जाना कि कैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में इस विरोध आंदोलन की सबसे ज्यादा तगड़ी लहर देखी गई जब उत्तर पूर्वी राज्यों ने इस नागरिकता कानून को अपनी पहचान के विरोध में बताया। उन्हें ऐसा लगा कि अगर इन राज्यों में रहने वाले शरणार्थियों को नागरिकता के अधिकार प्राप्त हो गए तो उस राज्य में जन्म लेने वाले लोगों की पहचान खतरे में हो जाएगी, वहां की राजनीति पर भी ये ही शरणार्थी हावी हो जाएंगे। ऐसे में उनके अपने हित सुरक्षित नहीं रह जाएंगे। दिल्ली में भी इसका विरोध आंदोलन हुआ। आप जानते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया या उसके बाहर भी लंबे समय तक विरोध आंदोलन चलता रहा। तो इससे क्या लगता है कि भारतीय राज्य या राज्यों में रहने वाले लोग अपनी धार्मिक और क्षेत्रीय पहचान के प्रति बहुत ज्यादा सजग है। वो राष्ट्र के नाम पर अपनी क्षेत्रीय पहचान को, अपनी सांस्कृतिक पहचान को छोड़ना नहीं चाहते। और यही वजह है कि गोरखालैंड की डिमांड की जाती है, असम में बोडोलैंड की डिमांड की जाती है, पंजाब में खालिस्तान की डिमांड की जाती है। ये सारी डिमांड भारत की अखंडता के लिए एक बड़ी चुनौती है। कैसे इनसे निपटा जाए कि ये राज्य भारतीय संघ से अलग होने का दुस्साहस ना कर सकें, उसके लिए कोई आंदोलन ना करें, ये केंद्र सरकार के लिए बड़ी समस्या है। असमानता के मुद्दे पर विभिन्न राज्यों में नक्सलवादी आंदोलन डेवलप हुए कि उन राज्यों का क्षेत्रीय विकास, आर्थिक विकास सरकारी नीतियों की वजह से समानतापूर्ण ढंग से नहीं हो सका। इसलिए वहां के लोगों को उनके आर्थिक अधिकार दिलाने के लिए माओवादियों ने हथियार उठा लिया। खासतौर से जो आदिवासी इलाके हैं, आदिवासियों को उनके जंगल के अधिकार दिलाने के लिए कि जंगल पर उनका ही अधिकार होना चाहिए, इस बात को लेकर नक्सलवादी आंदोलन डेवलप हुआ। फिर नक्सलवाद के विरोध में सलवा जुडूम जैसे आंदोलन डेवलप हुए। आप जानते हैं उनके बारे में। ये सभी आंदोलन राष्ट्रीय सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कैसे इनसे निपटा जाए, शांतिपूर्ण ढंग से वार्ता की जाए या हिंसा का जवाब हिंसा के साथ दिया जाए। ये एक बड़ी चुनौती राष्ट्रीय सरकार के सामने। राज्य राजनीति का एक उभरता हुआ ट्रेंड है कि वर्तमान भूमंडलीकरण के दौर में राज्य आर्थिक रूप से स्वायत्त हुए हैं और उनमें आपसी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है। जो राज्य प्रारंभ में आर्थिक स्वायत्तता की डिमांड कर रहे थे, भूमंडलीकरण ने, वैश्वीकरण ने उनके सामने अवसर उपस्थित किया अपनी आर्थिक स्वायत्तता के लिए। आप जानते हैं कि वैश्वीकरण और उदारीकरण के दौर में
आर्थिक निवेश के लिए विभिन्न सरकारी नियमों में छूट दी गई। लाइसेंस, कोटा, परमिट राज को खत्म किया गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि विभिन्न राज्यों में विदेशी निवेश भारी मात्रा में हुए। विभिन्न राज्यों ने अपनी नीतियों में ढीलापन लाकर या केंद्र सरकार की नीतियों में कुछ उदारता लाई गई, जिसकी वजह से विभिन्न राज्यों में विदेशी निवेशक आकर्षित हुए। उन्होंने अपनी पूंजी का निवेश किया और उस निवेश का लाभ राज्यों को मिला है। और इतना ही नहीं, विभिन्न राज्यों में हम एक होड़ भी देखते हैं, एक प्रतिस्पर्धा भी देखते हैं कि हम ज्यादा विदेशी निवेश आकर्षित कर लें, हम ज्यादा अपने राज्य का डेवलपमेंट कर पाए। रुडोल्फ ने क्या लिखा कि 1990 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था एक संघ अर्थव्यवस्था में बदल गई है और राज्य सरकारें आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती दिखाई दे रही हैं। अब जो विदेशी निवेशक हैं वो सीधे राज्य सरकारों से संपर्क स्थापित करने लगे हैं और निवेश को आकर्षित करने में राज्य सरकारों के मध्य एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले जो राज्य हैं उनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रमुख है। हालांकि इसका रिजल्ट ये हुआ है कि राज्यों के मध्य आर्थिक विषमता देखने को मिल रही है। कुछ राज्य आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा समृद्ध हो गए हैं जबकि अन्य पिछड़ गए। लॉरेंस सेज ने एक पुस्तक लिखी, फेडरलिज्म विदाउट अ सेंटर। इस पुस्तक में उन्होंने क्या कहा कि इस भूमंडलीकरण ने, इस वैश्वीकरण ने भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों को इस योग्य बना दिया है कि वे भी अपनी कार्य योजना को लागू करने के लिए एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में काम कर सके। यानी अब वो केंद्र की दखलंदाजी से परे हटकर स्वतंत्र ढंग से निर्णय ले सकते हैं आर्थिक क्षेत्र में, और जो अंतरराष्ट्रीय निवेश करता है उनके साथ सीधे वार्ता कर सकते हैं, सीधे उनके साथ समझौता कर सकते हैं। हालांकि इन सभी कार्यों के लिए केंद्र सरकार की सहमति और स्वीकृति जरूरी होती है। केंद्र सरकार ने भी लिबरल रुख अपनाते हुए इन समझौतों को जो राज्यों के द्वारा अंतरराष्ट्रीय अभिकर्ताओं के साथ किए जाते हैं, निवेशकों के साथ किए जाते हैं, उनको अपनी स्वीकृति प्रदान करने में उदारता दिखानी शुरू करती है। ये भारत की संघीय व्यवस्था में और राज्य राजनीति में एक उभरता हुआ ट्रेंड है जो वैश्वीकरण के, उदारीकरण के परिणाम स्वरूप विकसित हुआ है। इसके साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में हम राज्यों की राजनीति में एक और महत्वपूर्ण प्रवृत्ति देख रहे हैं। वो प्रवृत्ति क्या है कि अब राज्यों की राजनीति भी सिद्धांतवादी राजनीति से आगे बढ़कर अवसरवादी राजनीति की ओर विकसित हुई है। आप जानते हैं कि राजनीतिक दलों का गठन विचारधारा के आधार पर होता है। हर दल की अपनी एक विचारधारा होती है, उस विचारधारा के आधार पर वो संगठित होता है, वो अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार करता है और सत्ता में पहुंचने के बाद वो उस विचारधारा को लागू करने के लिए काम करता है, नीतिगत निर्णय लेता है। लेकिन राज्यों में सरकारों के गठन की जो प्रक्रिया हम आजकल देख रहे हैं उसमें क्या देखते हैं कि सत्ता को प्राप्त करने के लिए, यानी सरकार किसी तरह बन जाए, इसके लिए वो राजनीतिक दल भी आपस में गठबंधन कर ले रहे हैं जिनकी विचारधारा एक दूसरे के विपरीत है। जैसे जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का जो गठबंधन है, विचारधारागत दृष्टि से दोनों ही दल एक दूसरे के विपरीत। महाराष्ट्र में आपने क्या देखा कि
शिवसेना और कांग्रेस के गठबंधन से सरकार बनती है, ये दोनों पार्टियां विचारधारा की दृष्टि से नितांत विपरीत है। शिवसेना धुर दक्षिणपंथी पार्टी है, हिंदुत्ववाद का टैग जिस पर लगा हुआ है, और महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो अवसरवाद पर आधारित है, क्योंकि विचारधारा की दृष्टि से ये दोनों दल एक दूसरे के विपरीत। तो इससे क्या दिखाई देता है कि राज्य राजनीति में राजनीतिक दलों का जो विचारधारात्मक आधार है वो कमजोर पड़ा है। इसके साथ साथ राज्य राजनीति में हम ये भी देखते हैं कि कभी केंद्र की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में जिस प्रवृत्ति की प्रबलता थी वो अब राज्यों की राजनीति में भी देखने को मिल रही है। कौन सी प्रवृत्ति? व्यक्तित्व और वंशवाद का प्रभाव। आप देखते हैं कि राज्यों में भी जो बड़े नेता हुए, प्रभावी नेता हुए, अब अगली पीढ़ी की बागडोर उनकी संतानों के हाथों में आ रही है। चाहे माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के उत्तराधिकारी अखिलेश यादव देखने को मिल रहे हो, तो वंशवादी राजनीति का प्रभाव धीरे धीरे राज्यों में भी दिखाई दे रहा है, बढ़ रहा है, और राजनीतिक दल में व्यक्तित्व की भूमिका में भी इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि कैसे उद्धव ठाकरे का जो नेतृत्व है वो भी वंशवादी राजनीति पर के आधार पर चल रहा है। तो ये कुछ नए ट्रेंड्स हैं, कुछ पुराने ट्रेंड्स हैं जो राज्य राजनीति में हमें देखने को मिलते हैं। वो राज्य राजनीति जो भारत की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत क्रियाशील, और राजनीति का ये तत्व निरंतर गतिमान है, निरंतर नई नई प्रवृत्तियां इसमें देखने को मिल रही हैं। कुछ प्रवृत्तियां राष्ट्रीय अखंडता के अनुकूल हैं, तो कुछ इसके विपरीत भी जाती हुई हमें दिखाई देती।